हाँ भैया देखिए, आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक यदि हम इन्हें ले लें और धातु के साथ इनकी क्रिया करवाएं तो ये कैसे क्रिया करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें कि मैंने आपको अम्लों के गुणों में कुछ बातें लिखवाई थी, ध्यान होगा। मैंने आपको अम्लों में एक बात लिखाई थी कि अम्ल H+ आयन देते हैं। अम्ल यदि धातुओं से क्रिया कर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं जब मैंने आपको पाठ को प्रारंभ किया था। यहाँ ये प्रश्न इसी बात को कर रहा है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और अगर मान लीजिए अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपकी सारी थ्योरी लिखो। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्टैंड है, हमारा क्या है, ये स्टैंड है। जैसे उपकरण को व्यवस्थित कर रहा हूं मैं भी आपके सामने। ये स्टैंड है और इस स्टैंड का टेप लगा करके हमने जैसे मान लीजिए ये एक परख नली को यहां पर व्यवस्थित कर दिया। ये परख नली है, स्टैंड पर हमने इस परख नली को कस दिया, लगा दिया मैंने परख नली। स्टैंड पर परख नली आपकी लग चुकी है। परख नली में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉर्क फंसाएंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, परख नली के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, जिंक जस्ता धातु हो गई, ये मैंने जस्ता धातु यहाँ डाल दिया है। ये हमारी परख नली है। इस परख नली में ये स्टैंड हो गया हमारा, ये परख नली है। परख नली में ये दानेदार जस्ता है, इसको हमने Zn धातु भी कह दिया, ठीक है। और यहां तक मैंने इसमें क्या कर दिया है, H2SO4 भी डाल दिया है। H2SO4, H2SO4 को प्रिय बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं। दो प्रकार का होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, सांद्र और तनु। हमने यहां पर लिया है जो तनु लिया है। कैसा लिया है, अगर आपको ध्यान दे रहे हैं तो मैं उससे पहले आपके लिए यहां लिखवा देता हूं, ये तनु H2SO4 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उपकरण को व्यवस्थित कर रहे हैं। यहां हम एक कॉर्क लगाते हैं, ये हमने एक कॉर्क लगा दिया। कॉर्क में से होते हुए हमने एक निकास नली लगाई है, ये एक निकास नली हो गई आपकी, ये एक निकास नली हो गई। और इस निकास नली को ये व्यवस्थित कर दिया है मैंने, ये यहां पर मैंने निकास नली व्यवस्थित कर दी और उसके बाद मैंने कॉर्क लगा दिया। अब कॉर्क लगाने के पश्चात हाँ भाई देखिए ये निकास नली व्यवस्थित कर रहा हूं मैं आपको। ये मैंने निकास नली को व्यवस्थित किया। निकास नली को व्यवस्थित करने के बाद निकास नली का जो है वो हमने क्या किया, साबुन से, साबुन के पानी से भरे हुए टब में डाल दिया। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये हो गया है और इसमें यहाँ ये साबुन का पानी भरा हुआ है। साबुन का पानी भर दिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साबुन का पानी। साबुन का पानी रख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर नली में जो ये H2SO4 है और ये जस्ता है, जस्ते की सतह से यहाँ से बुलबुले उठना शुरू होता है, अर्थात गैस बनना शुरू हो जाती है और वो गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर उठ करके इस
निकास नाली से होती हुई साबुन के पानी से भरे हुए टब में चली जाती है। जा रही है। जैसे कि साबुन के पानी में जाएगी, छोटे बच्चे जैसे कई बार मेरे आदि से खरीद कर के लाते हैं ऐसे ही, और साबुन के बुलबुले बनाते हैं, इस तरह से इसमें से बुलबुले बन करके वो फटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बुलबुले बाहर निकल करके क्या करने लगे हैं, उड़ने लगे। इस तरह के जब बुलबुले उड़ करके बाहर जा रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। कौन सी गैस के बुलबुले हैं ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। विद्यार्थियों देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस जो चलती है ना, वो पॉप साउंड के साथ चलती है, यानी फट फट की ध्वनि होती है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस का दहन होता है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई आपको बुझा देती है। ये आपको तीनों में डिफरेंस रखना है। हाइड्रोजन फटफट की ध्वनि के साथ, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, जलने को तेज कर देती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जलती हुई वस्तु को बुझा देती है। तो यहाँ आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसका परीक्षण करेंगे कि क्या वास्तव में ही या हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं या किसी अन्य गैस के बुलबुले। तो अब हम क्या करेंगे कि निकलने वाले इन बुलबुलों के पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए। हमने इस मोमबत्ती को जलते हुए को यहाँ इसके पास लेकर के गए। जैसे ही मोमबत्ती की लौ ने उस बनने वाले बुलबुले को छुआ, एक पॉपिंग साउंड हुआ इस तरह से, यानी फट-फट की ध्वनि, फट-फट ध्वनि के साथ H2 गैस का दहन होगा। क्या सिद्ध हो गया? इससे सिद्ध ये हो गया कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। हमने क्या क्या किया? परख नली ली। परख नली में लगभग 5 ml SO4 डाला, कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह से बुलबुले जैसे ही अमल उससे टच करता है, क्रिया होने लगती है, बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। ऊपर उठते हैं बुलबुले को मैंने निकास नली लगाई, इसको निकास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये आपकी निकास नली। निकास नली की सहायता से साबुन के पानी से भरे हुए टब में इसे डाला हमने, साबुन का विलयन बनाया इसमें, ठीक है। इससे बुलबुले बने, बाहर निकले, फटफट की। यानी क्या क्या क्रिया हुई है? यहां क्रिया हुई है Zn, देखिए Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन एरो, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्या सिद्ध हो गया? इससे ये सिद्ध हो गया कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब हम इसी क्रिया को बारी बारी से H2SO4 को हटा करके HCl, HNO3 या CH3COOH के साथ दोहराएंगे, तब भी हमारा रिजल्ट यही रहेगा। अर्थात धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है। हाँ भैया देखिए, मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यदि इसी क्रिया को मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दोहराएंगे तब भी यही होगा। कौन सी गैस बाहर आएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। यदि इसको हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ दोहराएंगे तब भी यही होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। और यदि इसको हम एसिटिक अम्ल के साथ CH3COOH के साथ दोहराएंगे ना, तब भी हमारे सामने रिजल्ट यही आएगा कि धातु से क्रिया करने के बाद कौन सी गैस बनी है? धातु से क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस ही बनी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे अर्थात धातु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु का लवण
प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी अभिक्रिया को HCl, HNO3 या CH3COOH के साथ दोहराने पर H2 गैस ही बनती है। आपका पॉइंट क्लियर हो गया है कि अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब आप दूसरे पॉइंट पर चले जाइए, क्षारक। देखिए भैया, हमने अम्ल की बात क्लियर कर ली है। ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो आपको आपकी पुस्तक के पेज संख्या 21 पर बना हुआ मिल जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम धातु के साथ यानी जिंक धातु से जब अभिक्रिया करवाई हमने तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में है कि यदि मान लीजिए क्षारक की भी हम क्रिया करवा देते हैं, किसकी क्रिया करवा देते हैं? क्षारक की यदि क्रिया करा देते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या होगा? भाई क्षारक के साथ भी यदि हम ये क्रिया करवाते हैं ना, तब भी हम दानेदार टुकड़े लेकर के डालेंगे जिंक के और परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब मैं इसी को पलट करके आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। आपने अगर नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि मैं इसे मिटाऊँ। देखिए, ये मैंने इसकी क्रिया को हटा दिया है। अब यहां इसे हटा दिया मैंने और दानेदार जिंक को रहने दो, परख नली को हटा लिया। परख नली को पूरी तरह से क्लीन कर लिया हमने, धो करके साफ कर दिया है ताकि पहले वाला कोई अम्ल परख नली में मौजूद नहीं रहे। पहले वाले जिंक के जो टुकड़े थे वो भी पूरी तरह से क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं। दोबारा से पूरा उपकरण व्यवस्थित किया है। यहाँ कोई दानेदार पहले का जस्ता नहीं है। ये मैंने दानेदार जस्ते को भी क्या कर दिया है? हटा दिया है। पूरी तरह से उपकरण नीट एंड क्लीन है। साबुन वाला जो विलयन था उसको भी मैंने बदल दिया है, साबुन के विलयन को भी, ताकि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहे। अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं? उपकरणों को स्टैंड पर व्यवस्थित किया, यहां पर दानेदार जस्ता डाला। ये दानेदार जस्ते के साथ हम क्या कर रहे हैं? लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। किसका? 2 ml, जो ऊपर मैंने गोला लगा रखा है क्षारक का। तो यानी तो दानेदार जस्ता प्लस 2 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। 2 ml क्या डाल दिया भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है उसको डाल दिया। ये 2 ml क्षारक डाल दिया। जैसे ही क्षारकों ने दानेदार जस्ते से क्रिया की, अब जानते हो क्या होगा? जस्ते की सतह पर बुलबुले से निकलने लग गए। यहाँ पर ये जो सतह है ना, दानेदार जस्ते के टुकड़े थे, इन टुकड़ों से क्या निकलने लगे? बुलबुले से निकलने लगे, ऊपर उठने लगे, यानी गैस का निर्माण होने लग गया। जैसे गैस का निकास रहे निकाला हमने, यहाँ कोई इसी प्रकार से बुलबुले बनते ऊपर आए। परख नली से निकल करके आने वाली गैस के साथ हमने क्या किया? हमने जलती हुई मोमबत्ती को स्पर्श कराया। क्या हो रहा है? जब गैस एक जैसी है तो फट फट की ध्वनि होना शुरू हो गया। इससे हम क्या सिद्ध कर गए? इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि निकलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। अर्थात रिजल्ट ये आया कि क्षारक भी यदि धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। ठीक है भाई।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सभी क्षारक और सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देते, कुछ एक अपवाद भी होते हैं। समझ गए होंगे? कुछ एक क्या होते हैं? अपवाद भी होते हैं कि सभी क्षारक और सभी अम्ल ऐसी अभिक्रिया करते ही नहीं। तो अपन यहां लिख लेंगे इसकी, जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया Zn प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब हमारे सामने सोडियम जिंकेट बन गया Na2Zn2, क्या बन गया? Na2Zn2। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं भाई इसको? सोडियम जिंकेट कहते हैं। सोडियम जिंकेट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। संतुलित करने के लिए लगाएंगे, देखो Zn एक है, Zn एक है, सोडियम के दो है, तो यहाँ दो लगा दो। जैसे ही आपने गुणांक में दो लगाया, पूरा का पूरा ये इससे गुणा हो गया, Na2 हो गया, ऑक्सीजन के भी दो हो गए, हाइड्रोजन के भी दो हो गए। ये हाइड्रोजन के दो यहाँ रहे, ऑक्सीजन के दो यहाँ हो गए। इस प्रकार से आपने ये देखा होगा। अर्थात जैसे ही जिंक धातु ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया की, यानी देखिए अर्थात NaOH की Zn से क्रिया करवाने पर सोडियम जिंकेट बनकर सोडियम जिंकेट बनकर H2 गैस बाहर निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक चीज को और लिख लेना, यहां ये लिख लेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, कि भाई सभी धातुएं ऐसी अभिक्रियाएं करें। समझ गए होंगे? यहां मैं नोट में लिख देता हूं, सभी धातुएं अम्ल एवं क्षारक के साथ ऐसी अभिक्रिया नहीं करती। ये आपका पॉइंट अम्ल एवं क्षारक क्लियर हो गया है। अब आप इसे लिख लें। लिख लिया भैया? अगर लिख नहीं पाए हैं तो मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में सेव करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, दोबारा से लिख भी सकते हैं। हाँ भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा टेढ़ा रह गया था आपका, आ नहीं रहा था पूरा स्क्रीन पे, इसलिए उसको पूरी व्यवस्थित कर दिया गया है। आप दोबारा से ले लें अगर कोई रह गया हो तो।
से आप इसे बना सकते हैं। पहले अम्ल के साथ क्रिया करके बना लेना, सेकेंड टाइम आप इसे क्षार के साथ क्रिया करके बना लेना। एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक लिखना है। अम्ल वाले में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जिंक प्लस H2SO4 लिखना है। ठीक है, मैं ये पॉइंट आपका हटा रहा हूं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है, देखिए नया पॉइंट है आपका कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। पॉइंट डालेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। प्रश्न बन गया है। देखिए विज्ञान की कोई भी लाइन प्रश्न बन सकती है, इसलिए सभी विद्यार्थी पुस्तक की प्रत्येक लाइन पर ध्यान रखें। कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन करके आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पूरी तरह से नोट्स बनाते समय भी सजग रहें, सावधान रहें। ये जो मैं प्रतिदिन आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, ये आपकी नोटबुक में पूरी तरह से व्यवस्थित होने चाहिए। हमें आगे इन्हीं के द्वारा पढ़ाई करनी है, इसलिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। ये आप ये समझिए एक तरह से पुस्तक का आपका सार होगा, जो आपको हर प्रकार से आपके एग्जाम में मदद करेगा। हमें इसके बाद ना कोई पासबुक पढ़ने की जरूरत रहेगी, ना हमें पुस्तक को देखने की जरूरत रहेगी। हमारी नोटबुक ही हमारी पुस्तक और हमारी पासबुक बन जाएगी। इसलिए पूरी तरह से इसे लिख करके व्यवस्थित करें। जहाँ चित्र है वहाँ चित्र बने। देखिए धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तात्पर्य क्या हो गया आपका कि कार्बोनेट ग्रुप के साथ यदि धातु जुड़ जाती है तो धातु का कार्बोनेट बन जाता है। धातु का क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। जैसे ये CO3 है, कार्बोनेट है, क्या है ये CO, और इसके साथ सोडियम धातु जुड़ गई तो सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। उसी प्रकार से ये CO3 है, इसके साथ वही सोडियम हाइड्रोजन जुड़ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए आप कि जैसे ही धातु के साथ कोई कार्बोनेट जुड़ रहा है तो धातु का कार्बोनेट बन जाता है। धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जुड़ रहा है तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो हो गया आपका बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। इसका क्या नाम है, मीठा सोडा। मीठा सोडा जिससे अपन बाटी वगैरह बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, और क्या नाम से आपका केक है ना जो स्पंजी, इसी की वजह से होता है क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेकिंग मानी गर्म करना, गर्म करते ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ ये कही गई है, आप इसे व्यवस्थित करके ये देखें कि ये धातु कार्बोनेट हो गया और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इनकी यदि हमने अम्लों के साथ क्या करवा दी, अभिक्रिया करवा दी, तो क्या होगा, तो क्या होगा। देखिए उपकरण को व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हमने उपकरण व्यवस्थित किया, ये स्टैंड हो गया हमारा।
ये स्टैंड है, स्टैंड पर हमने एक परखनली लगाई है। ये हमने एक परखनली लगा दी है। परखनली में से हमने एक कीप लगा दिया है नलिका की सहायता से, और कीप लगाने के साथ ही हमने क्या कर दिया है, एक निकास नली लगा दी। ये तो निकास नली हो गई। ये तो निकास नली है आपकी। और यहां हमने क्या कर दिया, एक कीप लगा दिया। बड़ा कीप लगाओ। चलो ये बड़ा कीप हो गया, उससे पहले वाले से कुछ बड़ा ही है, दिख ही रहा होगा। इस तरह से आपने ये लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। क्या ले लिया हमने, ये हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। इसको हम धावल सोडा भी बोलते हैं, Na2CO3। क्या कहते हैं इसको, धावल सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावल सोडा ले लिया। और धावल सोडा लेने के बाद उपकरण को कॉर्क लगा करके बंद कर दिया है। लगा दिया कॉर्क, बंद कर दिया। इस कीप की सहायता से हमने इसमें HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जैसे ही अम्ल यहां पहुंचा, एक क्रिया शुरू हो गई, उसमें से गैस निकल करके बाहर आने लगी। क्या हो गया है भाई, गैस निकल करके बाहर आने लगी। इस निकलने वाली गैस के पास हम जलती मोमबत्ती ले गए। मोमबत्ती जाते ही क्या हो गई, बुझ गई। हमको कंफर्म हो गया कि गैस निकलने वाली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसके अंदर विद्यमान Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जैसे ही क्रिया की, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। गैस इसमें से बाहर निकल करके आई, जलती हुई मोमबत्ती ले गई, मोमबत्ती बुझ गई। एक बार प्रयास फिर किया, माचिस की तीली जला करके लगाया, माचिस की तीली भी क्या हो गई है, बुझ गई। तो हमें विश्वास होने लग गया है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इस निकलने वाली गैस में एक परखनली में चूने का पानी लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं, चूने का पानी। चूने का पानी का मतलब हो गया कैल्शियम CaOH2 से। जैसे मान लीजिए पर इसको यूं रख दो, मैं थोड़ी और टेढ़ी बना दूं इसको, यहाँ से इस तरह की निकास नली है, ठीक है, ताकि यहाँ पर नली आ सके। ये एक परखनली है, इस परखनली में मैं क्या लेकर के आ गया हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेकर के आ गया। टेढ़ी है ना, तो टेढ़ा ही इसमें रहेगा। टेढ़ी है तो विलयन भी कैसा बना रहेगा भाई, इसमें टेढ़ा ही बना रहेगा। देखो CaOH2 है इसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में निकलने वाले गैस को प्रभावित करते हैं, हम क्या देखते हैं, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो गया, दूधिया। कैसा पानी हो गया भाई, दूधिया पानी हो गया। दूधिया पानी होते ही हमें कंफर्म हो गया, पक्का यकीन हो गया कि निकलने वाली गैस कौन सी है, निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रिया हमने किसके साथ दोहराई अभी, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या क्या किया हमने, नंबर 1 किया हमने Na2CO3 किया, प्लस किसकी क्रिया करवा दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया। किसकी क्रिया करवा दी हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवा दी। देखिए ये है कि इससे क्रिया करेगा तो NaCl बन गया, NaCl बना दिया। तो Na लगा हुआ है, 2 लगा दो,
जल। हमने जैसे ही धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया करवाई, क्या हुआ? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या क्या बढ़ गया भाई? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूसरी बार इसी क्रिया को हम किसके साथ दोहराएंगे? किसके साथ दोहराएंगे? बोलिए सभी भैया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ दोहरा रहे हैं। पहली बार तो हमने इसके साथ दोहराया था, ये हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसके साथ इस क्रिया को दोहराएंगे। पूरी तरह से उपकरण को मैंने बताया वैसे प्रक्षालित किया, धो लिया, परखने में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखी। दोबारा से पूरी तरह से उसी तरह से उपकरण को व्यवस्थित किया। यहाँ चेंज कर दिया हमने यहाँ चेंज कर दिया। अब हम इसमें NaHCO3 यानी मीठा सोडा ले रहे हैं, पानी का सोडा ले रहे हैं, बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, ले लिया हमने। और उसके साथ हमने किसकी क्रिया करवा दी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवा दी। समीकरण नंबर 2 NaHCO3 प्लस HCl मिला। उसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं NaCl बनेगा। NaCl बोलते हैं नमक को, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जल बनता है। यानी Na आ गया, Cl इससे आ गया, ये एक H और एक H मिलकर के H2 हो गए हैं। और इसके 3 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए। यानी हमारा पूरा समीकरण कैसा हो गया है? संतुलित हो गया है। रिजल्ट क्या रहा हमारा रिजल्ट वही आया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करने पर भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यहाँ क्या बन गया भाई? देखो, इसको बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ने किससे क्रिया की? अम्ल से क्रिया की। क्या क्या बन गया? लवण बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और प्लस में जल बन गया। दिखाई दे गया होगा दोनों में क्या आ रहा है? सेम रिजल्ट आ रहा है। दोनों में ये इससे जुड़ करके देखो NaCl बना है, ये इससे जुड़ करके H2 बन गया है। यहाँ से एक ऑक्सीजन लोग होकर के जल के साथ चली गई। ठीक है, जान गए होंगे। अब मैं आपको बताऊं इन दोनों क्रियाओं में बनने वाली यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूल्हे के पानी में हमने प्रवाहित किया था, तो चूल्हे के पानी को क्या कर दिया उसने? गाढ़ा कर दिया। तो पहले ये लिखेंगे, निकलने वाली गैस को क्या करेंगे? निकलने वाली गैस को हम प्रवाहित कर रहे हैं। ये निकल रही है, यहाँ आ गई है, कहाँ आ गई है? यहाँ। देखिए, तो मैं बता रहा हूं कि निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर देखिए क्या होगा? इस निकलने वाली गैस को चूल्हे के पानी में यहाँ ले आया हूं, तो ये हो गया चूल्हे का पानी CaOH2, और ये हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। चूल्हे का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो क्या बन गया है बताइए? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन गया है। क्या बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन गया है। अब देखो, जब इसमें से Ca आ गया है, CO2 ये रहा, एक इसमें से चला गया तो वहां CO3 हो गया है। अब यहाँ H2 और एक को बच गया, यानी जल बच जाता है। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बन गया, फारसी बनने लग जाएगी और ये लिक्विड बन जाएगा। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊं, यदि मान लीजिए हमने ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित कर दी, क्या कर दिया भैया? और अधिक मात्रा में इसके अंदर हमने क्या कर दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया, तो आप जानते होंगे जल में ही घुल जाएगी। क्या हो जाएगा? जल में घुल जाएगी। इसको पूरे के पूरे को यहाँ से और यहाँ तक के उठा करके हम दोबारा से ले लिया है, यहाँ लिया है। अधिक यहाँ लिख देता हूं मैं, अधिक CO2 गैस प्रवाहित करने पर
करते हैं क्या हो जाएगा पता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस ये अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है। अब ये क्या हो जाएगी, ये इसके साथ घुल जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके साथ घुल जाएगी। CaHCO और 3 2 HCO3 2 बन गया। तो इसका तात्पर्य क्या है, एक्विज हो गया ये। देखो Ca एक है, एक C हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। CO3 तो एक CO3 हो गया और एक CO3 यानी 2 और 8 के साथ 2 हो गया, ये 2 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए और कार्बन के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो 2 3 और 3 6 यानी हमारी समीकरण संतुलित है। वहां लिख देंगे हम कि जल के साथ जल में विलयशील हो जाएगी। अगर ज्यादा मात्रा में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें प्रोवाइड किया तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, घुल जाती है। एक बार पूरे के पूरे को आप समझ लेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके सामने। देखिए हमारा पॉइंट था धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। मैंने आपको बताया था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों को लेकर हमने क्रिया करवा के देखा। लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और जल बाहर निकला। कैसे पता किया, फर्स्ट टाइम में जलती हुई मोमबत्ती ले जाए, बुझ गई। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, चूने का पानी लिया, गैस को चूने के पानी से प्रोवाइड किया, चूने का पानी दूधिया हो गया, कंफर्म हो गया निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों से विक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस निकलने वाली गैस को हमने क्या किया, चूने के पानी में प्रोवाइड किया, चूने का पानी दूधिया हो गया, श्वेत अवक्षेप बन गया। ज्यादा मात्रा में यदि हमने क्या किया, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें प्रोवाइड किया तो ये जरूरी क्या हो गई है, इसके साथ विलीन हो जाती है। अतः हम क्या लिख देंगे रिजल्ट में कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ विक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। दैट्स क्लियर। आज का आपका पॉइंट ये खत्म होता है। कल आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा।